Good morning, my dear student. Once again, welcome in business studies class of 25th August 2020. This is my third video of today, and this one is the last. Now, today in this last video, we shall discuss about importance of financial planning. यानी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, इससे पहले हम लोग ये देखा इसका अर्थ क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। और आप हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग जो वीडियो आपने देखा होगा उसमें आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी कुछ कुछ अंश उसमें आ रहा है, यानी क्लियर डिस्टिंक्शन आपको अगर नहीं मिल रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कुछ कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस का भी कुछ कुछ उसमें आ जा रहा है सर, और ये फाइनेंशियल प्लानिंग है, तो ये दोनों चीज़ इसी तरह से है, दोनों में कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है और दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता भी हल्का हल्का है। लेकिन इसमें कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग में एक आध दो शब्द जो है वो अलग है, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर इट रिक्वायर्ड, ठीक है, और अननेसेसरी जो है फंड्स का जो है वेस्ट नहीं होना चाहिए, जिससे कि दोनों का उद्देश्य इसमें से एक है कि शेयर होल्डर का जो पैसा है उसको हम लोग बढ़ाएं। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव हो इनडायरेक्टली है मतलब कि पैसे की ज़रूरत जब हो उस समय पैसा हो और पैसे का वेस्ट नहीं हो। जब हम लोग इस तरह से करेंगे तो अल्टीमेटली जो है डिविडेंड भी मिलेगा और उसका पैसा भी बढ़ेगा, शेयर मार्केट में उसका प्राइस भी शेयर का बढ़ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है आपस में थोड़ी थोड़ी मिली हुई भी हैं, तो ये क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है, ये ऐसा ही है। नाउ अब हम लोग चलेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग जो इस वीडियो का है, तो हम लोग इसको रीड आउट करते हैं वो लाइन बाय लाइन और देन हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओवरऑल प्लानिंग ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइजेज. It aims at enabling the company to tackle the uncertainty in respect of availability and timing of the funds. देखिए तरह तरह से एक ही बात को लिखा गया कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, तो अवेलेबिलिटी यानी कि जब ज़रूरत पड़े पैसा हो और जब जिस समय ज़रूरत पड़े वो टाइम पर भी पैसा उपलब्ध हो जाए, एंड हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और जो है फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं हो और फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी का अच्छा रहे और कंपनी बहुत स्मूथली चले। दूसरी बात कि फाइनेंशियल प्लानिंग में इस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया है कि फिक्स कैपिटल में कितना पैसा अवेलेबल है और कहाँ से आएगा, दूसरा वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा अवेलेबल है और कहाँ से जब कहाँ रिक्वायरमेंट होगा तो कहाँ से हम लोग इसको लाएंगे, तो ये दोनों चीज़ें उसमें आती हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। देखिए इसका इम्पोर्टेंस को पॉइंट वाइज करके ये दिया हुआ है। तो नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसी का हिसाब को आते जाएगा, इसमें हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। देखिए पहला काम करता है इट ट्राइज टू फोरकास्ट व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन. By doing so, it helps the firm to face the eventual situation in a better way. In other words, it makes the firm better prepared to face the future. For example, a growth of 20% in sales is predicted. However, it may happen that growth rate eventually turns out to be 10% or 30%. Many items of expenses shall be different इन दीज 3 सिचुएशंस। यानी देखिए हमने प्लान किया कि 20% होना चाहिए, हमने फोरकास्ट किया, प्लान नहीं फोरकास्ट किया कि 20% होना चाहिए, यानी कि अनुमान लगाया, और हो सकता है 10% हो या 30% हो जाए, यानी कम हो जाए ज़्यादा हो जाए, तो इस केस में बहुत सारा जो है एक्सपेंसेस का हेड का डिफरेंट हो जाएगा। देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग में जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें हम लोग बजट भी बनाते हैं, तो बजट बनाते हैं और उसके बाद ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग जो है कम से कम फाइनेंशियल प्लानिंग जो है 1 से लेकर 3 साल के बीच में किया जाता है। अगर हम लोग 3 साल से ज़्यादा के लिए कर रहे हैं या 4 साल या 5 साल के लिए कर रहे हैं तो ये भी बोला कि ये डिफ़िकल्ट है, पहला शब्द बोला था ये डिफ़िकल्ट है, कठिन है, और दूसरा यूजलेस भी है, यानी कोई काम का भी नहीं है। तो ये आप देखिए कि फाइनेंशियल प्लानिंग जनरली 1 से 3 साल के लिए बनाया जाता है, जनरली 1 साल के लिए बनाया जाता है, और बजट भी इसी तरह से 1 साल के लिए बनाया जाता है। चलिए बाय प्रिपेयरिंग इसका क्या लिखता है, बाय प्रिपेयरिंग ए ब्लू प्रिंट ऑफ दीज 3 सिचुएशन, यानी तीनों सिचुएशन का वो ब्लू प्रिंट तैयार करेगा। ओके अब देखिए द मैनेजमेंट में डिसाइड व्हाट मस्ट बी डन इन ईच ऑफ दीज सिचुएशन, यानी मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना है कि तीनों सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा। दिस प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान्स टू मीट डिफरेंट सिचुएशन इज क्लियरली ऑफ इमेंस हेल्प इन रनिंग ऑफ बिजनेस स्मूथली, यानी कि इस तरह से अगर प्लानिंग किया जाए तो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बिजनेस भी स्मूथ चलेगा। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। नाउ सेकंड आइए हम लोग सेकंड पॉइंट में मूव करते हैं। नंबर 2 दूसरा, इट
helps in avoiding business shocks and surprises and helps the company in preparing for the future। पहला कि ये शॉक्स और सरप्राइज को कम कर देता है, इसको अवॉइड करने में मदद करता है। अगर कुछ हो भी जाता है बीच में, ऐसा कुछ अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, तो उसको वो सह सकता है, शॉक को सह सकता है और सरप्राइजेस को अवॉइड कर सकता है। पॉइंट नंबर 3 में ये इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस ईजी। एग्जांपल गिवन दैट इज सेल्स एंड प्रोडक्शन फंक्शंस। देखिए सेल्स, देखिए एक और फाइनेंशियल डिसीजंस में था ना कि वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा रखना है, कि अननेसेसरी वहाँ पे ज़्यादा स्टॉक हम लोग को पैदा करके नहीं रखना है, जित इतना ही रखना है इसका जब मार्केट में सेल होते जाए, सेल होते जाए, सेल होते जाए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा स्टॉक बना के रख लिया, अननेसेसरी हमारा फंड वहाँ फंस गया है, तो वो भी एक उसका हिस्सा है। सेल्स और क्लियर प्रोसीजर होना चाहिए। ना पॉइंट नंबर 4 में आइए, डिटेल प्लान्स ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्ट। देखिए ये भी एक वेस्ट को हमको रिड्यूस करना है। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, यानी बार बार एक ही चीज़ का प्रयास नहीं करना है। एंड गैप्स इन प्लानिंग, और प्लानिंग का गैप्स को रिड्यूस करता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंस। नाउ नंबर 5, इट ट्राइज टू लिंक इन प्रेजेंट विथ द फ्यूचर। ये भी बहुत अच्छा है कि प्रेजेंट को फ्यूचर से मिलाने में पुल का काम करता है, जो प्लानिंग का मेन फंक्शन ही है। प्लानिंग का मतलब ही होता है कि हम आगे के लिए सोच के लिए करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग वंस अगेन आप जानते हैं, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है। तो ये एवरेज करता है, एवरेज मतलब दोनों की दूरी को कम करता है। इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस। फाइनेंसिंग डिसीजंस को मैंने आपको बताया था, फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बीच में लिंक बनाता है। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा कहाँ लगाया जाए, और फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब पैसा कहाँ से आएगा। दोनों के बीच में वंस अगेन ये एवरेज यानी इसको ब्रिज का काम करता है, दोनों को कम, दूरियों को कम करने का काम करता है। नेक्स्ट है, बाय स्पेलिंग आउट डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव्स फॉर वेरियस बिजनेस सेगमेंट्स इट मेक्स द इवेंचुअल इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर। ये ऑब्जेक्टिव्स का डिटेल स्टडी करके वेरियस सेगमेंट का, सेगमेंट हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स में, प्रैक्टिकल सेगमेंट एनालिसिस करके, कि डिफरेंट सेगमेंट होते हैं बिजनेस के, उसका एनालिसिस करके, उसको स्टडी करके ये क्या करता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में आसानी प्रदान करता है। तो ये आपका ये 7वां पॉइंट है। दिस इज़ वन ऑफ दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये हमारा हो गया। एक है 9 हम लोग पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आपको ये भी बता दें कि व्हाट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको मैं आज पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा, फिर भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ क्योंकि इसमें भी समय है। कैपिटल स्ट्रक्चर, देखिए कैपिटल जो है, हम लोग ऑनर्स एंड बोरोड फंड पढ़ रहे थे, हम लोग क्लास 11 में भी पढ़े हैं ऑनर्स एंड बोरोड फंड। ओनर्स फंड जो होता है, ओनर्स फंड जो होता है आपका, ओनर्स फंड जो है उसको इक्विटी बोलते हैं। इक्विटी मतलब अपना पैसा, इक्विटी। दूसरा होता है बोरोड फंड। बोरोड फंड का मतलब हो गया कि हमारा डेब्ट, कर्ज कितना है। इक्विटी में हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है, प्रॉफिट नहीं देना पड़ता है, यानी अगर लॉस भी हो रहा है तो इक्विटी वाले को हम मना सकते हैं। इक्विटी अपना पैसा है, कैपिटल का पैसा। जबकि डेब्ट क्या होता है, इसमें हम लोगों को इंटरेस्ट देना ही देना है, भले आपको लॉस हो या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो तो भी हमको उतना ही फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही देना है। तो इसी चीज़ का जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन मतलब बंटवारा करना है कि कितना डेब्ट होगा और कितना इक्विटी होगा, इसी चीज़ का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर आपसे सीधा पूछा जाए कि व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, आप एक लाइन में बोल सकते हैं द कंपोजिशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी इन द ओवरऑल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। कहानी खत्म। यानी कंपोजिशन है कि कितना डेब्ट होना चाहिए और कितना इक्विटी होना चाहिए। ऑनर्स और बोरोड फंड, ऑनर फंड को हम लोग इक्विटी बोलते हैं, बोरोड फंड को हम लोग डेब्ट बोलते हैं। तो ये ऑनर्स और बोरोड फंड का भी ये एक कंपोजिशन है। चलिए हम लोग इसको रीड करते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेट्स टू द फाइनेंसिंग पैटर्न, या फाइनेंसिंग डिसीजन भी उसको बोलते हैं। फाइनेंसिंग पैटर्न, फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंसिंग पैटर्न और द प्रोपोर्शन ऑफ द यूज ऑफ डिफरेंट सोर्सेस इन रेजिंग फंड्स। डिफरेंट सोर्सेस ऑफ रेजिंग मतलब पैसा कहाँ से आएगा, है ना। On the basis of ownership, the sources of business finance can be broadly classified into two categories. दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ये देखिए आपको यहाँ पे है, ओनर्स फंड कंसिस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड रिटेन अर्निंग्स। यानी
ओनर्स फंड में 4 चीज़ें आती हैं, क्या क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कि केतन का एक क्वेश्चन बार बार आता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी शेयर कैपिटल ही है, लेकिन थोड़ा सा उसको प्रेफरेंस मिलता है। प्रेफरेंस मिलता है किस चीज़ में? तो प्रॉफिट के बंटवारे पे प्रेफरेंस मिलता है, और रिडम्पशन ऑफ कैपिटल यानी कैपिटल का जब हम लोग वापसीकरण करते हैं उस वक्त उसको प्रेफरेंस दिया जाता है। 2 पॉइंट है उसमें डिफरेंस। ये हो गया दूसरा पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और तीसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस मतलब जो पैसा हम लोग जनरल रिजर्व के रूप में रखे हैं, है ना, रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व। और चौथा है रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी अर्निंग को रोक के रखे हैं, वो अर्निंग को हमने शेयर होल्डर में डिवाइड नहीं किया है, एज ए डिविडेंड हमने नहीं दिया, उसको हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो अपना पैसा जो है यही 4 चीज़ होता है, पहला इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, और चौथा रिटेन्ड अर्निंग्स। जबकि बोरोड को है, बोरोड यानी बोरोड मतलब उधार लिया हुआ जो है कैपिटल, उसको हम लोग कहाँ से हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फॉर्म्स ऑफ लोन्स यानी कर्ज, बैंक से लोन ले सकते हैं। डिवेंचर, पब्लिक से जब लोन लिया जाता है तो इसको हम लोग डिवेंचर बोलते हैं, जब पब्लिक से लोन लिया जाता है तो इसको डिवेंचर बोलते हैं। दूसरा पब्लिक डिपॉजिट्स, वंस अगेन ये पब्लिक का पैसा है, एज ए फिक्स्ड डिपॉजिट टाइप का हम लोग पब्लिक से पैसा उठा कर कंपनी में रखते हैं, बैंक में रखेंगे तो फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, और जब कंपनी में उसको रखा जाता है तो उसको पब्लिक डिपॉजिट्स बोला जाता है। तो ये जो है ये भी लोन का कंपोनेंट है, सॉरी ये बोरोड फंड का कंपोनेंट है। तो बोरोड फंड का कंपोनेंट में क्या क्या आ गया आपको? लोन आ गया, डिवेंचर आ गया, पब्लिक डिपॉजिट्स आ गया। दीज में बी बोरोड फ्रॉम बैंक्स, है ना, ये बोरोड जो है वो बैंक से हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होता है, डिवेंचर एंड पब्लिक से हो सकता है। तो ये सारा कर्ज है। अब देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर, अब जो पॉइंट है यहाँ पे, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड। मिक्स यानी दोनों का मिक्स, कितना हम डेप्ट रखेंगे, कितना इक्विटी रखेंगे। दीज शैल बी रेफर्ड एज इक्विटी एंड डेप्ट इन द सब्सिक्वेंट टेक्स्ट। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज डेट इक्विटी रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, अकाउंटिंग रेशियो में पढ़ना है हम लोग को, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो ने डेट और इक्विटी का रेशियो, डेट और इक्विटी का रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो बाय डिवाइडिंग डेप्ट बाय इक्विटी, यानी कर्ज को अगर हम इक्विटी से डिवाइड कर दें तो डेप्ट इक्विटी रेशियो आ जाएगा। और एज द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट आउट ऑफ टोटल कैपिटल, या इसको ये भी बोला जा सकता है प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट आउट ऑफ टोटल कैपिटल। पूरे पूंजी में डेप्ट का कितना प्रोपोर्शन है, डेप्ट की कितनी मात्रा है, उसको हम लोग डेप्ट इक्विटी रेशियो भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ये डेप्ट आप देख रहे हैं, यहाँ इक्विटी देख रहे हैं, और नीचे अब इस फॉर्मूला में आप देखिए डेप्ट प्लस इक्विटी। डेप्ट प्लस इक्विटी का मतलब हो गया टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल में ही चीज़ होता है ऑनर फंड एंड बोरोड फंड, यानी डेट प्लस इक्विटी। डेट और प्लस इक्विटी में डेप्ट की मात्रा जो है कितनी, ये भी कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। डेप्ट एंड इक्विटी डिफर सिग्निफिकेंटली, यानी डेट और इक्विटी दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इन देयर कॉस्ट एंड रिस्कीनेस, दोनों का रिस्कीनेस और कॉस्ट दोनों में फ़र्क है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये बार बार बोला जाता है कॉस्ट ऑफ डेप्ट। ये कब किस सिचुएशन में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखिए आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि डेप्ट का कॉस्ट कम कैसे है, लोअर कैसे होता है? तो डेप्ट का कॉस्ट लोअर उस वक्त होता है जब खूब सारा प्रॉफिट हो, और जैसे ही इसकी मात्रा कम होने लगती है डेप्ट का पोर्शन कम होते चला जाना चाहिए। एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर द फर्म्स लेंडर रिस्क इज लोअर। देखिए इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको मैं आपको ध्यान से बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी डेप्ट का जो कॉस्ट है वो इक्विटी के कॉस्ट से कम होता है फॉर ए फर्म, बिकॉज क्यों? लेंडर्स रिस्क इज लोअर, यानी उधार देने वाला का रिस्क कम है, देन द इक्विटी शेयर्स रिस्क, किससे कम है? तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क से। सिंस लेंडर अर्न ऑन एंश्योर्ड रिटर्न, क्योंकि लेंडर को एक सीमित अमाउंट में इंटरेस्ट देना पड़ता है, बट एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड देयरफॉर दे शुड रिक्वायर अ लोअर रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि उसको लोअर रेट ऑफ रिटर्न देना। लेकिन डिविडेंड तो ज़्यादा भी हो सकता है, ये भी एक है, तो उसका कॉस्ट ज़्यादा हो गया। सिंपली जब हम लोग डिविडेंड ज़्यादा देने लगेंगे इसका मतलब हो गया कि इक्विटी का कॉस्ट ज़्यादा हो गया। किससे ज़्यादा हो गया? मान लीजिए कि कर्ज हम लिए, कर्ज में इंटरेस्ट रेट 10% है, तो 10 ही % हम उसको देना है, हमको 20% नहीं देना, ना कि 11 देना, ना कि 12 देना। जबकि इक्विटी में ये 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 50 हो सकता है।
तो देखिए कॉस्ट कम हो गया, इसी सेंस में बोला गया। एडिशनली इसके अलावा क्या बोला गया है, इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज डिडक्टेबल एक्सपेंसेस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, यानी कि टैक्स कम करने में भी सहायता देता है। कौन? डेप्ट, कर्ज। क्योंकि कर्ज पे जो इंटरेस्ट हम लोग देते हैं उसको हम लोग एक्सपेंडिचर मानते हैं, उसको प्रॉफिट से सीधे घटा देते हैं। उसको प्रॉफिट से जैसे ही घटा देंगे प्रॉफिट का अमाउंट कम हो जाएगा, प्रॉफिट का अमाउंट होगा कम, टैक्स भी हो गया कम। वेयर एज डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, और डिविडेंड कब दिया जाता है? डिविडेंड जो दिया जाता है उसको वंस अगेन आप देखिएगा कि टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचा, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है कंपनी को, उसमें से डिविडेंड दिया जाता है। नेचुरली उसका जो रिटर्न हाई हो गया और उसका कॉस्ट भी ज़्यादा हो गया। इंक्रीज्ड यूज ऑफ डेप्ट देयरफॉर इज लाइकली टू लोअर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म प्रोवाइडेड दैट कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिमेन्स अनअफेक्टेड। Impact of a change in debt equity ratio upon the earning per share is dealt with in greater details in later in this chapter। बोलता है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो का, डेप्ट और इक्विटी का जो रोल है उसको हम लोग चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ये इसका लैंडमार्क पॉइंट है आपको, ये जो है आपको ये लैंडमार्क पॉइंट है आपको, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आपके दिमाग में ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आप पढ़ रहे हैं, बिजनेस फाइनेंस पढ़ रहे हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ को आपको ध्यान। देखिए दीज आर बेसिक, अगर आप ये सब चीज़ों को जानते हैं तो आगे आप जाके अगर फाइनेंस में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्या है? डेट इज चीपर बट इट इज़ मोर रिस्की। बोलता है कर्ज जो है वो सस्ता होता है लेकिन ज़्यादा रिस्की होता है। रिस्की तो है क्योंकि इसको आपको देना ही देना है, अगर लॉस भी हो रहा है तब भी आपको देना ही देना है, उसका हमेशा एक रिस्क बना होता है। दूसरी बात, स्टिपुलेटेड टाइम, यानी 3 साल 4 साल 5 साल 1 साल 2 साल जैसा भी करार हुआ है, इसका कर्ज को आपको वापस भी करना पड़ेगा। याद रखिए कि कर्ज को वापस भी किया जाता है, न कि केवल उस पर इंटरेस्ट देते रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इक्विटी में क्या है, इक्विटी में आपको वापस नहीं करना है। वापस आप कब कीजिएगा? जब कंपनियां बंद होने लगेंगी तभी वापस होगा, वरना ऐसे ही आपका इन्वेस्टमेंट पड़ा रहेगा। बिकॉज ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल इज डिडक्टिबल आइटम होगा लिखा हुआ। ऑब्लिगेटरी फॉर द बिजनेस, यानी कि बिजनेस के लिए ऑब्लिगेटरी है। एनी डिफॉल्ट इन मीटिंग दीज कमिटमेंट्स में फोर्स द बिजनेस टू गो इनटू लिक्विडेशन। अगर जल्दी से मान लीजिए इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा है, कमिटमेंट कर दिया कि हम इतना इंटरेस्ट देंगे, नहीं दे पा रहा है, डिवेंचर होल्डर लोग केस कर दिया कि हमें पैसा चाहिए, कोर्ट निर्णय दे देगा कंपनी को बंद करो, पैसा वापस करो, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, तो इसका रिस्क ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, देयर इज़ नो सच कंपल्सन इन केस ऑफ इक्विटी। लेकिन इक्विटी के केस में वैसा कोई कंपल्सन नहीं है। विच इज़ देयर फॉर कंसिडर्ड एज रिस्कलेस, यानी कि इक्विटी को कम रिस्की माना गया है फॉर द बिजनेस। हायर यूज ऑफ डेप्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा कर्ज का उपयोग करना। इंक्रीज द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज ऑफ ए बिजनेस, यानी चार्ज, यानी कि चार्ज मतलब उसका जो इंटरेस्ट है आपको जो देना ही है वो फिक्स्ड हो गया, वो फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज कहला गया, यानी उसको आपको इंटरेस्ट को देना ही है। यानी कि आप बहुत ज़्यादा डेप्ट का यूज़ करेंगे तो आपका फाइनेंशियल चार्ज भी बढ़ जाएगा। एज ए रिजल्ट इंक्रीज यूज ऑफ डेप्ट इंक्रीजेज द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ ए बिजनेस, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा कर्ज लेते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क भी इंक्रीज करता है, बढ़ जाता है। फाइनेंशियल रिस्क इज द चांस दैट अ फर्म वुड फेल टू मीट इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशन। फाइनेंशियल रिस्क का बढ़ जाना का मतलब ये हुआ कि फर्म जो है फेल कर जाएगा अपना ऑब्लिगेशन निभाने में, अपना वादा निभाने में, है ना। इस पेज में आइए और इसको हम लोग बाद में देखेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए बिजनेस 10, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस 10 अफेक्ट्स बोथ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल रिस्क, यानी ये प्रॉफिटेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है और फाइनेंशियल रिस्क को भी अफेक्ट करता है। ए कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी सेड टू बी ऑप्टिमल। ऑप्टिमल मतलब एक आदर्श होना चाहिए कि कितना डेट का मात्रा होना चाहिए और कितना इक्विटी का मात्रा होता है। यही फाइनेंशियल मैनेजर का कैलकुलेशन करना है कि हम अपने फर्म में अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, फाइनेंशियल प्लानिंग के अनुसार
कितना डेट रखें यानी कितना कर्ज रखें और कितना इक्विटी रखेंगे। इन अदर वर्ड्स ऑल डिसीजंस रिलेटिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी एम्फेसाइज ऑन इंक्रीजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ। देखिए वंस अगेन आपका आ गया कि कैपिटल स्ट्रक्चर का भी एक ही उद्देश्य आ रहा है कि शेयर होल्डर का वेल्थ को बढ़ाना, है ना। कितना इसको हम लोग इसका प्रोपोजिशन का ज्ञान होना चाहिए, इसका प्रोपोर्शन का ज्ञान होना चाहिए। ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा कर्ज भी ना रखें, बहुत ज़्यादा इक्विटी भी नहीं रखें। अगर बहुत ज़्यादा इक्विटी है तो उसको कर्ज से हम लोग लेकर उसको संभाल करें, या बहुत ज़्यादा कर्ज है तो उसको हम लोग और इक्विटी शेयर को इशू करके उसको हम लोग अच्छा से बनाएं। यानी फाइनेंशियल प्लानिंग आप देखिए शुरू से, यानी कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग बोलता है कि 3 साल के लिए बनाया जा रहा है, उसका सेल को हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे, सेल के बाद एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करेंगे, फिर एक्स्ट्रा फंड इंटरनल फंड्स का कैलकुलेशन करने के बाद ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखना पड़ेगा। और बाद में इस चीज़ों का सब चीज़ करने का मात्र एक ही मकसद है कि जो शेयर होल्डर का पैसा है वो बढ़े। द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट इन द ओवरऑल कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल लेवरेज। हो गया, हाँ, फाइनेंशियल लेवरेज, यस, फाइनेंशियल लेवरेज यानी फाइनेंशियल लेवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं फाइनेंशियल लेवरेज? तो आप देखिए, याद रखिएगा, ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। द प्रोपोर्शन ऑफ द डेप्ट इन द ओवरऑल कैपिटल यानी देखिए डेप्ट डिवाइडेड बाय डी प्लस सी। ओवरऑल कैपिटल मतलब यही हुआ, यही आपका ओवरऑल कैपिटल है, डी प्लस सी यानी डेप्ट प्लस इक्विटी ही पूरा मात्रा है। इज कॉल्ड फाइनेंशियल लेवरेज। तो यही आपका फाइनेंशियल लेवरेज है ना। Financial leverage is computed as D by E or D by D plus E when D is debt and E is equity. As the financial leverage increases, जैसे जैसे financial leverage बढ़ता है, the cost of funds declines, यानी फंड का कॉस्ट घट जाता है because of the increased use of cheaper debt, but the financial risk increases. देखिए डेप्ट जो है चीपर हुआ तो फाइनेंस रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारा लैंडमार्क है, इस सबको आप 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आपको लर्न करना पड़ेगा। द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस कैन बी सीन थ्रू EBIT। EBIT का फुल फॉर्म था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यस। अर्निंग पर शेयर, EPS को हम लोग बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर पर कितना पैसा अर्न किया गया, यानी कितना डिविडेंड मिला है। तो ये सारा सिचुएशन है, इसको हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो यही आपका, इस चीज़ को मानिए कि व्हाट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स प्रोपोजिशन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी। और व्हाट इज़ फाइनेंशियल लिवरेज? तो व्हाट इज़ द फाइनेंशियल लिवरेज इज अमाउंट ऑफ डेप्ट इन ओवरऑल कैपिटल। तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो को आपको समाप्त कर रहा हूँ। तो आप इसको बढ़िया से आप इसको बार बार पढ़ के भी समझ सकते हैं, बार बार मेरा वीडियो देख के भी आप इसको समझ सकते हैं। और बेटर होगा कि आप जो है पुस्तक को हर एक लाइन को, एक एक लाइन को आप पढ़िए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अप में आपका मदद करे। और कॉन्सेप्ट जो एक ऐसा चीज़ होता है जो आपका बिल्ड अगर हो गया तो आप किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप कितना भी घुमा कर देगा तो आप उसको बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच।